हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग केमिकल रिएक्शन और इक्वेशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं शुरुआत करेंगे कि फिजिकल और केमिकल चेंज। ये टॉपिक, ये हेडिंग आपको क्यों जानना चाहिए, क्योंकि कोई भी रिएक्शन और इक्वेशन होती है वो चेंज के कारण होती है। अगर उसमें चेंज नहीं होगा तो कोई भी रिएक्शन या कोई भी इक्वेशंस कंप्लीट नहीं हो सकती, होगी ही नहीं, क्योंकि रिएक्शन नहीं होगी तो इक्वेशंस नहीं आएंगे, जैसा कि आप आगे दोनों में डिफरेंस समझेंगे। तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि दोनों में चेंज होना आवश्यक है। अब चेंज भी कैसे होता है, दो टाइप का, एक फिजिकल चेंज और एक केमिकल चेंज, जैसा कि आपने पिछली क्लासेस या 8th में पढ़ा होगा। तो केमिकल चेंज की शुरुआत करते हैं। वन और मोर न्यू सब्सटेंस विथ न्यू फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर फॉर्म, जैसा कि आप डिफिनीशन में यहाँ पर देख पा रहे हैं कि क्या हो रहा है कि कोई नया सब्सटेंस बनता है, एक या एक से ज़्यादा नए सब्सटेंस बनते हैं जिनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, अलग होती हैं, नई फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ आती हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये प्रॉपर्टीज़ क्या है, चेंज क्या है, तो मैं आपको एक बार थोड़ा सा एलिब्रेट करता हूँ। फिजिकल प्रॉपर्टी होती है जो मास पर डिपेंड करती है, ठीक है, और केमिकल प्रॉपर्टी होती है जो एटॉमिक नंबर्स पर डिपेंड करती है। तो अब बारी आती है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हो सकती हैं। जैसे अगर कोई सब्सटेंस है, उसका कलर, उसमें से आने वाली स्मेल, उसमें से उसकी आने वाली लस्टर, लस्टर का मतलब होता है चमक, ठीक है, उसमें आती है डेंसिटी, शेप, सॉल्युबिलिटी, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो कह सकते हैं कि आप ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आएगा किसी भी एलिमेंट की रिएक्टिविटी, वो कितना रिएक्टिव है। रस्टिंग, रस्टिंग का मतलब होता है संक्षरण, कैसा वो आपके एटमॉस्फेयर से कैसे वो ख़राब होता है या घिसता है। एसिडिटी, फ्लेमेबिलिटी, और भी ऐसी काफ़ी प्रॉपर्टी। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंतर्गत आती हैं। जैसा कि आप एग्जांपल में देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एग्जांपल में FeS यानी फेरस का सॉलिड लिया है, कॉपर सल्फेट का एक्वस सोल्यूशन लिया है, और FeSO4 का भी एक्वा सोल्यूशन उसको मिलता है, ठीक है, और कॉपर मिलता है। देखिए रिएक्शन में क्या हो रहा है, पहले जो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन था उसका कलर ब्लू कलर का था, लेकिन रिएक्शन होने के बाद FeSO4 ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है और Cu उन्हें सॉलिड के रूप में मिलता है। पहले हमें Fe सॉलिड के रूप में था, अब हमें कॉपर सॉलिड के रूप में मिलता है, ठीक है। रिएक्शन को नीचे थोड़ा सा एलेबरेट भी किया गया है। कॉपर सल्फेट रिएक्ट करता है आयरन से, दो नए सब्सटेंस फेरस सल्फेट और कॉपर फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इसी के साथ देखिए यहाँ पे रिएक्शन को थोड़ा समझाने के लिए आयरन की नेल को कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डाला है। कुछ समय बाद वो सोल्यूशन का कलर ग्रीन हो जाता है क्योंकि वो फेरस सल्फेट में सोल्यूशन बन जाता है, और जो फिर कॉपर था, सोल्यूशन का जो कॉपर था वो क्या हो जाता है, आयरन के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है, आयरन नेल के ऊपर क्या हो जाता है, जम जाता है, ठीक है। तो आयरन नेल के ऊपर वो जम जाता है और सॉल्यूशन में FeSO4 उसका स्थान ले लेता है, ठीक है। Fe उसका स्थान लेता है जिसके कारण अब कॉपर सल्फेट, फेरस सल्फेट सॉल्यूशन ग्रीन कलर का हो जाता है, जो कि पहले कॉपर सल्फेट था। अब अगर नया सब्सटेंस आया तो उसके हिसाब से नया कलर भी आएगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग फिजिकल चेंज के बारे में देखते हैं। चेंज इन अ कलर, चेंज इन अ कलर और स्टेट, यानी कलर में चेंज हो या तो स्टेट में चेंज हो, बट नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, नया कोई सब्सटेंस फॉर्मेशन नहीं होता। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन मैं कहूँगा फिजिकल चेंज की डिफिनीशन की होगी, और एक लाइन में ही सारी डिफिनीशन कंप्लीट हो जाती है, क्योंकि इसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनेगा। केवल इसमें क्या होता है, कलर का चेंज हो सकता है, स्टेट का चेंज हो सकता है, स्टेट का मतलब अवस्था का चेंज। अब देखिए जैसे यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे वाटर चेंज टू स्टीम, वाटर क्या हो रहा है, स्टीम में चेंज हो रहा है, ठीक है, ऑन बॉइलिंग, बट नो सब्सटेंस इज फॉर्म, कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता। इवन थ्रो स्टीम एंड वाटर लुक डिफरेंट, भले हमें स्टीम और वाटर अलग अलग दिखाई देते हैं, दे आर मेड टू रिएक्ट विथ अ पीस ऑफ सोडियम, ये क्या होते हैं, अलग अलग रिएक्शन भी सोडियम के साथ करते हैं, दे रिएक्ट द सेम वे एंड गिव द सेम एंड गिव द एग्जैक्ट सेम प्रोडक्ट, यानी देखने में तो ये दोनों अलग अलग हैं और मैं इनको अलग अलग रिएक्शन भी कराता हूँ, यानी स्टीम सोडियम की वाटर से अलग रिएक्शन, सोडियम की स्टीम से अलग रिएक्शन, समझ रहे हैं ना। मैंने सोडियम की ही वाटर से भी रिएक्शन कराई, मैंने सोडियम की ही स्टीम से भी रिएक्शन कराई,
लेकिन इसके बाद भी इन दोनों ने क्या किया, सेम प्रोडक्ट दिया। प्रोडक्ट क्या होते हैं, नया जो सब्सटेंस बना नया एकदम सेम बना। दिस इन्वॉल्व ओनली चेंज इन स्टेट लिक्विड टू वेपर। इसमें क्या था, केवल और केवल स्टेट का चेंज था जो कि लिक्विड से वेपर की ओर था। अच्छा बात है हम लोग कि कैसे हम लोग पता चल सकते हैं कि कोई केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हुई है। तो एक केमिकल रिएक्शन कैन बी डिटरमाइन विद द हेल्प ऑफ, उसके ऑब्जर्वेशन से ही डिटरमाइन होता है। जैसे कि उसमें से इवोल्यूशन ऑफ गैस हो, गैस का क्या हो, बाहर निकले, उसमें टेम्परेचर का चेंज हो, हाँ, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है, प्रेसिपिटेट का मतलब होता है कि उसमें अवक्षेप बन जाएगा। कोई भी रिएक्शन होने पर उसमें नीचे की ओर क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई रिएक्शन होती है कंप्लीट, तो कभी कभी रिएक्शन में नीचे की ओर अवक्षेप बैठ जाएगा जिसे हम लोग प्रेसिपिटेट कहते हैं। ठीक है, अगर ये मिल जाता है हमें रिएक्शन में, या रिएक्शन का कलर चेंज हो, जैसा कि हमने ऊपर की रिएक्शन में देखा, चेंज हो, स्टेट का भी चेंज होने पर रिएक्शन हम लोग कंप्लीट मानते हैं। ठीक है, तो इतने इतने कह सकते हैं कि इतने सिम्टम्स हैं जिनसे रिएक्शन कही जा सकती है कि ये रिएक्शन कंप्लीट हो गई। केमिकल रिएक्शन क्या होता है सॉरी, chemical reaction are a chemical change in the reactant transform into product but by making or breaking the bond. केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, जो केमिकल चेंज होते हैं, ठीक है, सॉरी, केमिकल चेंज होते हैं इन विच रिएक्टेंट ट्रांसफॉर्म इनटू प्रोडक्ट। रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट में बदल जाते हैं। रिएक्टेंट होता है, जैसे अगर कोई रिएक्शन लिखी जाती है तो इस साइड यहाँ पर रिएक्टेंट होता है, ये रिएक्टेंट की साइड है, ठीक है, और यहाँ पर हमें प्रोडक्ट मिलता है, ये प्रोडक्ट की साइड है, ये रिएक्टेंट की साइड है, ये प्रोडक्ट की साइड है। ठीक है, तो अगर केमिकल रिएक्शन होगी तो उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की ओर में चेंज होगा, बदलाव होगा। और इसमें कैसे बदलाव होता है, मेकिंग और ब्रेकिंग बॉन्ड, यानी या तो कोई नया बॉन्ड बनता है या बॉन्ड ब्रेक होता है। और अलग अलग एटम्स के बीच, सेम एटम्स के बीच में बॉन्ड ब्रेक हो और मेक हो, उन्हें हम रिएक्शन नहीं कह सकते, क्योंकि अगर दो एटम हैं और उनके बीच में रिएक्शन ब्रेक हुआ और वही फिर से कंबाइन हो गया, तो जो प्रोडक्ट था वही प्रोडक्ट हमें, जो रिएक्टेंट था वही हमें प्रोडक्ट के फॉर्म में मिल जाएगा, तो हम उसे केमिकल चेंज नहीं कह पाएंगे। अगर यही चीज़ें, यही ब्रेकिंग और मेकिंग अलग अलग बॉन्ड्स के बीच में होंगी तो हम उन्हें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कन्वर्सेशन कह सकते हैं। ठीक है, अब आगे आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कितने टाइप की केमिकल रिएक्शंस होंगी देखिए, जैसे कि टेकिंग टू कंसीडर डिफरेंट फैक्टर्स को अगर देखते हुए, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनके कारण केमिकल रिएक्शन को बांटा जा सकता है, कैटेगराइज किया जा सकता है। तो एक होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, रेडॉक्स, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, प्रेसिपिटेशन, न्यूट्रलाइजेशन। इतनी टाइप के रिएक्शंस हम लोग आगे पढ़ते चलेंगे। ठीक है, अब आते हैं कि कितनी टाइप के रिएक्शंस को प्रेजेंट किया जाता है, केमिकल रिएक्शंस को प्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है। तो इसमें देखिए, आप लोग जानते हैं कि बॉन्ड का मेकिंग और ब्रेकिंग। तो अब आते हैं बॉन्ड की मेकिंग और ब्रेकिंग में, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन में क्या होगा, इज अ केमिकल रिएक्शन एक्सप्रेस इन वर्ड रेदर देन केमिकल फार्मूला। उसमें केमिकल फार्मूलाज का यूज़ ना करके वर्ड्स में किया जाता है। लेकिन अब ये रिएक्शंस काफ़ी बड़ी हो जाती हैं लिखने में इनको। जैसे यहाँ पे एक रिएक्शन आप देख रहे हैं, सोडियम और क्लोराइड का मिक्सअप होने पर सोडियम क्लोराइड बनता है। तो इसका मतलब ये होता है कि सोडियम रिएक्ट विथ क्लोरीन टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड। सोडियम जो है क्लोरीन से रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड बनाता है। ओके, अब आते हैं सिंबल्स के फॉर्म में। देखिए, इसमें केमिकल सिंबल्स की बात करें तो एलिमेंट और उनकी वैलेंसीज के बीच में, ए सिंबल इज़ अ केमिकल कोड ऑफ एन एलिमेंट। सिंबल जैसे कि आप लोग हर एलिमेंट का एक कोड वर्ड नाम में रखते हैं। जैसे सोडियम का हम लोगों ने नाम क्या रख रखा है,
Na और सोडियम का नाम हम लोगों ने Na रखा है, पोटेशियम का इसी तरह K रखा है, कैल्शियम का Ca रखा है। इस तरह के जो हम लोगों ने कोडवर्ड रखे हैं इसी के अनुसार ये सिंबल्स और वैलेंसीज का इस्तेमाल होता है। ठीक है, वैलेंसीज इज अ कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है वैलेंसी, जो क्या करती है, किसी एटम में इलेक्ट्रॉन के लॉस या गेन या शेयरिंग के द्वारा बनती है। इसका डिफिनीशन के लिए मैं आप लोगों को बॉन्डिंग का एक अलग वीडियो अपलोड कर दूंगा, जिस पे आप लोगों को ये समझ में आएगा कि इस तरह के कितने टाइप के बॉन्ड होते हैं, कितनी टाइप की वैलेंसीज होती हैं उसके लिए। ठीक है, फिलहाल अब आते हैं, देखते हैं केमिकल इक्वेशंस कैसे लिखे जाते हैं। तो केमिकल इक्वेशन का रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन टर्म ऑफ सिंबल्स में और केमिकल फॉर्मूले के नाम पे किया जाता है। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज आल्सो नोन एज केमिकल इक्वेशन, यानी जो केमिकल फार्मूला होता है रिएक्टेंट का हो चाहे प्रोडक्ट का हो, उनका रिप्रेजेंटेशन ही क्या कहलाता है, केमिकल इक्वेशन। ठीक है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का केमिकल फार्मूला और सिंबल्स के तौर पे जो हम दिखाते हैं या रिप्रेजेंटेशन करते हैं वही केमिकल इक्वेशन कहलाता है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे देखिए क्या दिया गया है, जिंक डाइल्यूट H2SO4, इन दोनों के रिएक्शंस हो रहे हैं। प्रोडक्ट में क्या हमें मिल रहा है, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। ये जो देखें एरो का साइन आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे डाइल्यूट या एक्वस या सॉलिड का साइन देख रहे हैं, ये सब क्या है, सिंबल्स यूज किए गए हैं। देखिए नीचे इसका यूज भी बताया गया है। एस का मतलब क्या होता है, सॉलिड, एल का फॉर लिक्विड ना, और जी फॉर गैसेस। एक्वस का मतलब क्या होता है, जो रिएक्शन वाटर के फॉर्म में हो जाए। ये गैस का फॉर्म है, अगर कोई गैस बाहर निकल रही है तो ये साइन होता है। अगर प्रेसिपिटेट आता है, प्रेसिपिटेट का मतलब नीचे औछे बैठ जाएगा, तो उसका साइन ये लगाया जाता है। ठीक है, इसी के बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है कैसे हम लोग केमिकल इक्वेशंस को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस करने के लिए हमने 9th में एक लॉ पढ़ा था, कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, उसमें क्या पढ़े थे कि कोई भी एटम ना तो फॉर्म किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है केमिकल रिएक्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट के साइड हैज़ टू बैलेंस द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट साइड, यानी जितने नंबर रिएक्टेंट के साइड होंगे, जितने नंबर रिएक्टेंट के साइड होंगे उतने ही नंबर प्रोडक्ट के साइड होंगे। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साइड में नंबर ऑफ एटम क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड नंबर ऑफ एटम इक्वल होंगे, कांस्टेंट होंगे या इक्वल होंगे। ठीक है, अब इनकी हम लोग बैलेंसिंग देखते हैं। दूसरे शब्दों में देखिए भी एग्जांपल लिखा गया है, इन अदर द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट इज फ्रॉम केमिकल रिएक्शन इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट पार्ट रिप्रेजेंटेड इन द केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब आते हैं हम लोग बैलेंस करने के लिए। देखिए बैलेंसिंग करने के लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स में हम समझते हैं इस बात को। केमिकल इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम ईच रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू प्रोडक्ट साइड इज कॉल्ड बैलेंस। अगर हम किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस यानी संतुलित केमिकल इक्वेशन, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया कब कहेंगे, जब उसके नंबर ऑफ एटम कहाँ पर, रिएक्टेंट की तरफ और प्रोडक्ट की तरफ एकदम सेम हो जाए, तब उन्हें हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन कह सकते हैं। ठीक है, बैलेंसिंग करने के लिए देखिए क्या लॉ लगाया गया है, हिट एंड ट्रायल मेथड। पहला मेथड तो हिट एंड ट्रायल मेथड है। ठीक है, हिट एंड ट्रायल जैसा कि नाम से ही पता है कि हम लोग क्या करते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं, अंदाज़ा लगा कर इक्वेशन को देख कर बैलेंस करते हैं कि जितना इक्वेशन किसी भी का चेंज कोफिशिएंट्स को चेंज करते हैं
देखो कोफिशिएंट क्या होते हैं, नंबर इन फ्रंट ऑन द कंपाउंड और मॉलिक्यूल्स, किसी भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड के पहले जो नंबर लिखे जाते हैं उसी को हम लोग चेंज करते हैं, और ऐसा करते हैं कि नंबर ऑफ एटम इज सेम ऑन ईच साइड ऑफ केमिकल, एक साइड सेम हो जाए, ठीक है। ऐसा करने से क्या होगा, हमारी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी, इसे हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड कहेंगे। अब इसमें कुछ टेक्निक लगाई गई है, ठीक है, थोड़ा सा मैथमेटिक्स फॉर्म में यूज़ किया जाता है। देखिए जैसे कि हमारे सामने एक इक्वेशन लिख दी गई है, इसके बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं था कि यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट का कोफिशिएंट यानी ए क्या है, H3PO4 यानी हाइपोफॉस्फोरिक एसिड का बी क्या है, कैल्शियम फास्फेट क्या है, इसमें क्या बनेगा हमें कुछ पता नहीं था, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर देखिए Ca1 है, यहाँ पे Ca कैल्शियम ही, यहाँ पे C है और साथ साथ 3 भी लगा है। तो हमने क्या किया, A और 3C आपस में बराबर कर लिए क्योंकि ये दोनों नंबर सेम होंगे। इसी तरह A और D भी बराबर कर लिया। कैसे, देखिए यहाँ पर कार्बन A था और यहाँ पे जो कार्बन था, कार्बन के नंबर को देखिए, तो यहाँ पर कार्बन का कोफिशिएंट D है और यहाँ पर कार्बन का कोफिशिएंट A है, तो A इक्वल टू D कर लिए। फिर देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन का 3A मिलेगा और यहाँ से 4 भी मिलेगा, तो ऑक्सीजन के लिए 3A और यहाँ से ऑक्सीजन के लिए 4 2 जा 8, 8 और 8C और यहाँ से 6 3D, ठीक है, इन सबको बैलेंस कर लिया। अब इसी तरह हाइड्रोजन को देखते हैं, हाइड्रोजन का 3B यहाँ से मिलेगा और 2D यहाँ से मिलेगा, ठीक है, इसको बैलेंस कर लिया। अब हमने क्या किया, C की जगह 1 पुट कर दिया, C की जगह 1 पुट किए तो A की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 3, ठीक है, और इसी तरह D की भी वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 3, A और D की वैल्यू 3 हो गई, C की वैल्यू हमें 1 पता ही थी। अब हमारे पास बचा क्या, केवल और केवल B। अब देखते हैं B और यहाँ पे एक रिएक्शन इक्वेशन देखिए, B और D के बीच में है। अगर मैं D की जगह 3 पुट करता हूँ, 3 2 जा 6, 6 में 3 का डिवाइड करेंगे तो B की वैल्यू क्या आ जाएगी, ऑटोमेटिक 2 आ जाएगी। तो यहाँ पर A की वैल्यू 3, D की वैल्यू 3 D की वैल्यू 3, C की वैल्यू 1, B की वैल्यू 2। अब यही चीज़ अगर मैं इक्वेशन में पुट करूँगा ना, तो यहाँ पे देखिए क्या आएगा, इक्वेशन में पुट करने पर आपको क्या मिल जाएगा, इक्वेशन में जब आप पुट करेंगे देखिए बैलेंस इक्वेशन क्या हो जाएगी, 3 कैल्शियम, जहाँ की A की वैल्यू हमने क्या पाई थी, 3 पाई थी, B की वैल्यू 2 पाई थी, C की वैल्यू 1 थी, यहाँ कुछ नहीं लिखा गया, और D की वैल्यू भी 3 थी, ठीक है। तो इस तरह से इक्वेशन को बैलेंस किया गया है। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आएगा, और किसी प्रकार की अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो मैं आप लोग से सिर्फ ये कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। अगर किसी को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो मैं उसकी कमेंट सेक्शन में कमेंट करने पर उसकी मैं पूरी सहायता करूँगा, ओके। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग से एक बात और कहना चाहूँगा कि लॉकडाउन का समय चल रहा है और ये समय मैं देख रहा हूँ कि बाहर से प्रवासी मज़दूर काफ़ी मात्रा में आ रहे हैं, तो अपने आप को अपने घरों में रखिए, सेफ रखिए, ठीक है, क्योंकि इस समय बाहर से आने पर बीमारी का खतरा आपके क्षेत्रों में बढ़ गया है, ठीक है। और हमारी सरकार भी यही प्रयास कर रही है कि किसी प्रकार गांवों में बीमारी ना लगने पाए, ओके।